अतिथि श्री अरुण गोविल जी, प्रेस एवं मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण और मेरे प्रिय साथी कलाकारों का अभिनंदन करती हूँ। मैं विशेष रूप से फिल्म फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर BN तिवारी जी, जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक दुबे जी, कॉर्ट की चेयरपर्सन श्रीमती प्रीति सप्रू जी, जनरल सेक्रेटरी मुकेश ऋषि जी और मनोज जोशी जी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने माननीय अरुण गोविल जी को यहाँ आमंत्रित करने की पहल की। फेडरेशन और कोर्ट के सहयोग और समर्थन से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। इसके लिए एक बार आप सबकी जोरदार तालियां तो बजाएं। माननीय लोकसभा सांसद श्री अरुण गोविल जी स्वयं फिल्म जगत और कलाकार समुदाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो श्रमिकों, टेक्नीशियंस और कलाकारों की जमीनी सच्चाइयों और चुनौतियों को भली भांति समझते हैं। हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि आपने लोकसभा में फिल्म इंडस्ट्री के कार्य संबंधी मुद्दों और उनकी चुनौतियों को मजबूती से। ऑनरेबल श्री अरुण गोविल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, तिवारी जी, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय, सिने आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, चेयरपर्सन प्रीति सप्रू जी जो नहीं आ पाई, कुछ काम ऐसा था अवॉइड नहीं कर सकी, इसलिए मैं उनकी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ। सिंटा एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लन जी, आप सबका यहाँ वेलकम करता हूँ मैं। वैसे तो सारी बातें तिवारी जी ने और उपासना जी ने आपको कह दी हैं जो हमारी ज़रूरतें हैं, और मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने खुद पार्लियामेंट सेशन में अरुण गोविल जी को सुना था ये मुद्दे उठाते हुए, और जिस सफाई से, जिस प्रेम से इन्होंने वो बातें कही थी, मुझे पूरा यकीन है कि इनकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर गूंजी होगी, लोगों तक पहुंची होगी। आज इन्होंने अपने आप को पहले कह के कि वो मिलना चाहते हैं सबसे, फेडरेशन ने सारा बंदोबस्त जो किया है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो करना चाहते हैं हम, इंडस्ट्री में हम सब लोग आ जाते हैं, आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, वर्कर्स भी आते हैं, टेक्नीशियंस भी आ जाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि कमी तो है, उसे बेटर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम सब एक साथ आवाज़ उठाएं और अपना ठीक से वहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकें जहाँ से आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो मुझे लगता है कि अरुण जी से बेहतर इंसान इस वक्त हमारे पास और कोई हो नहीं सकता। मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि उपासना जी ने बहुत अच्छी तरह से कह दिया, तिवारी जी ने कह दिया। मेरा जो समय है जो मैं लेना चाहता था वो समय मैं प्रेस वालों को दे रहा हूँ ताकि आप अरुण जी से अपने दिल खोल के बातें कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं कोई चीज़ भूल जाऊं इसलिए मैंने ये नोट डाउन किया, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैं इस पे बोलने लगूंगी तो शायद घंटों बोल सकती हूँ, क्योंकि सिंटा में आने के बाद जो तकलीफ़ें मैंने आर्टिस्टों की देखी हैं और उनके घर कैसे चल रहे हैं, वो 1200 रुपये देना कितना मुश्किल हो रहा है। हमारे टेक्नीशियंस किस प्रॉब्लम से, हमारे जो ये स्पॉट बॉयज़ होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, कितने घंटे उनको सोने को मिलता है। कहने को बहुत कुछ है और अरुण जी मेरा ख्याल है कि इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि वो इंडस्ट्री के हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। और अब मैं कोर्ट के जनरल सेक्रेटरी मुकेश ऋषि जी से आग्रह करती हूँ कि वो हम सबसे 2 शब्द साझा करें। मुकेश जी प्लीज़ आइए। कि सब एसोसिएशन एक साथ हों फेडरेशन के तत्वाधान में, तो बीइंग एन एक्टर मैं वहीं तक सीमित रहा। राजनीति में सोचने का, राजनीति में करने का कोई शौक नहीं था, इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी। नेता बनने का कोई शौक नहीं था, लीडरिंग का कोई शौक नहीं था। उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक नॉर्मल सा युवक, और उसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में जितने सो कॉल्ड मैनिपुलेशंस होते हैं वो मैंने नहीं किए, मुझे आते भी नहीं थे, आज भी नहीं आते। एंड दैट इज़ वाई आई स्पीक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। जहाँ तक राजनीतिक सफर की बात है, मुझे 1988 से जब से रामायण बहुत पॉपुलर हुई थी, तब से मुझे
राजनीति में ऑफर्स आते रहे, पर मेरा कभी मन नहीं किया, एज आई सेड इट, आई एम टू स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पर्सन, यू नो। मैंने कहा नहीं, मेरा ये काम नहीं है, मुझसे होगा भी नहीं, मुझे आता भी नहीं है, और ये अब तक भी होता रहा। फिर एक दिन, आज 23 तारीख है, 22 जनवरी पिछले साल की, रामलला के मंदिर में बैठे हुए थे हम, जब उनका अभिषेक होने वाला था उस दिन, और उस दिन मेरे मन में एक थॉट आया कि इस देश में या समाज में हमने आध्यात्मिक और धार्मिक सेवा तो रामायण के थ्रू काफी की है, हुई है, लेकिन कभी 1 to 1 जिसे हम जन सेवा कहते हैं डायरेक्टली, वो कभी नहीं हुआ। ये थॉट इधर से आया और इधर से निकल गया, और उसके कुछ दिन बाद मुझे एक फोन आया कि हम ऐसा सोचते हैं कि आपको हम मेरठ से आप हमारे लिए चुनाव लड़ें, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। और वो व्यक्ति जो बरसों से मना करता रहा, उसने एक पल भी नहीं लिया ये कहने में कि इट्स ओके, आई डू। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि समय अपने आप में इतना ज़्यादा बलवान होता है कि जो जब होना होता है वो होकर तो रहता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम अपना कर्म ना करें, हमें कर्म तो करना होता है। तो ये है कहानी मेरे राजनीति में आने की। और यहाँ आने के बाद जब मुझे सबसे पहला मौका मिला कि मैं कुछ बोल पाऊँ, तो मैंने जो पहला मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था वो ये था कि जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म पे जो हम देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फैमिली व्यूइंग नहीं कर सकते। सबसे पहला मुद्दा मेरा वो था। और ये जो मुद्दे उठाने का भी जो उनका प्रोसेस है वो ये है कि हमें जो हम कहना चाहते हैं वो हमें अपलोड करना होता है वहाँ, और उसके बाद एक लॉटरी निकलती है वहाँ। उस लॉटरी में हमारा नंबर आ जाए तो ठीक है, हम बोल पाते हैं, वरना नहीं बोल पाते। तो एक दिन मैंने जब इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया और उस दिन मेरी लॉटरी लग गई और मैं बोल पाया। इस इंडस्ट्री में मैंने वाकई, एज एवरीबडी नोज इट, एज एवरीबडी सेड इट, जो हो रहा है, जो होता आया है आज तक, वो किसी भी दृष्टि से छोटे हमारे कलाकारों के लिए, हमारे कर्मचारी, स्थायी कर्मचारियों के बराबर सभी फायदे मिलेंगे। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, अनुबंध कर्मचारी, महिला कर्मचारी, युवा श्रमिक, MSME श्रमिक, बीड़ी और सिगार श्रमिक, बगान मजदूर, ऑडियो विजुअल और डिजिटल मीडिया कामगार, जिस कैटेगरी में हम सब आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों, डबिंग आर्टिस्ट और स्टंट पर्सन समेत डिजिटल और ऑडियो विजुअल कामगारों को अब पूरा फायदा मिलेगा। इसमें हम सब लोग शामिल हैं। सभी कामगारों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य होगा, जिसमें उनका पद नाम, वेतन और सामाजिक सुरक्षा के अधिकार साफ साफ लिखे हों। समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ओवर टाइम तय घंटों से ज्यादा काम सहमति से होगा और सामान्य मजदूरी से कम 2 गुना मिलेगा। ये इतने हैं, जैसा यहाँ उपासना जी ने कहा था कि कोशिश करेंगे कि ये लागू हो जाए। मुझे लगता है जहाँ तक जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री काम करते हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि ये पूरी तरह जो है वो लागू ना हो। तो होपफुली हमने पहला कदम हम लोगों ने बढ़ा लिया है, एंड आई एम श्योर कि जो हमारी समस्याएं आज तक रही हैं, तो धीरे धीरे, मैं ये मानता हूँ कि एक दिन में कुछ भी कम नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, बट हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो आपसे बस इतना ही कहना था, और 2 शब्द, मुझे मैंने बहुत सारे शब्द बोल दिए हैं वैसे तो, पर 2 शब्द में मुद्दे की बात 2 शब्दों की है। कानून अब लागू होने वाले हैं, ये हम सब के भले के लिए, स्पेशली उन कलाकारों के लिए, उन वर्कर्स के लिए कि जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। So I'm sure hope all is well. जब आपने हमारे मुद्दे आई थिंक पार्लियामेंट में रखे, वी रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आप हमारी आवाज़ हैं वहाँ पे। हम कितने पीड़ित हैं, हमें क्या क्या मुद्दे हैं, ये तो सब जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं। सो
अभी वी आर वेरी होपफुल कि अभी जो न्यू लेबर लॉज आए हैं वो आप हमें मदद करेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने की। और तिवारी जी ने भी ये बहुत पहल की है। तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आप तो दिल्ली गए थे, मंडाविया जी से मिले हैं। हम यहाँ पे फुनकर साहब जो हमारे स्टेट के लेबर मिनिस्टर हैं उनसे मिले हैं, लेबर कमिश्नर से मिले हैं, जितने ऑफिसर्स हैं लेबर कमीशन के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबको मिले हैं। हाथ जोड़ के सर उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ हमारी ये चीज़ों में हेल्प करिए। तो थैंक यू अरुण जी फॉर बीइंग हियर एंड एज द सिंटा प्रेसिडेंट आई एम वेरी होपफुल कि हमारे इस टर्म में ये हमारे आर्टिस्ट की जो दुखती चीज़ें हैं वो हम लोग उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीडिया। आप ये प्लीज़ हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं दूर तक पहुंचाइए, क्योंकि लोगों को दूर से ग्लैमरस इंडस्ट्री दिखती है सिर्फ, और उनको ये नहीं पता कि हमारे जो आर्टिस्ट काम करते हैं और टेक्नीशियंस काम करते हैं, सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं है, ये हमारे टेक्नीशियंस हैं, लाइटमैन हैं, जूनियर आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, सारे लोग, सबके लिए हमें आवाज़ उठानी है ताकि हमारी इंडस्ट्री जो इतनी ग्लैमरस दिखती है और इतनी पीड़ित भी है उनको राहत मिले। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। जो भी कुछ पूछना चाहे वो मेरे से पूछ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। 26 जनवरी को झांकियों में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक झांकी निकलने वाली है और वो झांकी में संजय लीला भंसाली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उनकी तरफ से 26 जनवरी को राजपथ पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन जो है वो होने वाला है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मुझे लगता है कि पहली बार है। उनके जितने भी जो बड़ी संजय जी ने जो क्रिएट किए हुए हैं वो ऐसी झांकी उन्होंने डिज़ाइन कर रहे हैं वो जो हमारी पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री रीजनल एज वेल एज हिंदी उनको रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं अरुण जी आपके वहाँ जाने से जो 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 चमत्कार हो रहे हैं और नेचुरली आपके धनुष बाण में चमत्कार तो वैसे ही है, तो मुझे इस बात का यकीन है कि आपके प्रेजेंस से आपकी सौम्यता, आपका जो ऑरा है वो डेफिनेटली वर्क करेगा जैसा कि आपने कहा। और जो आपके बगल में जो बाएं ओर बैठा हुआ है इसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है संजू गंगेश्वर। ये क्या है कि चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में फेडरेशन में सबसे बड़ी ताकत जिससे हर बंदा जो पैसे नहीं देने वाला होता वो डरता है, वो है संजू गंगेश्वर। क्योंकि ये जैकेट पहन के शांति से बैठा हुआ ऐसे नहीं इलेक्शन जीता है, वो भी नाला सुपारा में। तो ऐसी हमारी ताकतें हैं जो हमारे पूरे इश्यूज को सॉल्व करेंगी। अरुण जी, एक और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे देश में बहुत सारे फिल्मों के फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो सरकार उसको मना करती है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जैसे इफ़ी हो, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल अवार्ड्स हो, सब जगह हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जितनी भी हैं वो सारे फेस्टिवल्स में, वो सारे फंक्शंस में, इवेंट्स में फेडरेशन को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उनको लेटर्स जाने चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि जो 4.5-5 लाख हमारे टेक्नीशियंस और वर्कर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी जब तक उस फेस्टिवल में नहीं होगा। उनको अवार्ड मिलते हैं, डायरेक्टर को मिलता है, कैमरा सबको मिलता है, लेकिन एज अ बॉडी आई थिंक FWIC का रहना, ऐसे प्रोग्रामों में रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप इस बात की ज़रूर सही जगह पर पहुंचाएंगे और हमारी इस रिस्पेक्टेबिलिटी, हमारी इज्जत जो है वो उस दिन बढ़ गई जिस दिन आपने मोर्चा संभाला और आपको हमने जब पार्लियामेंट में देखा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अशोक जी। गई और हम एक्टरों की पेमेंट नीचे डाली, तो कैसे हमारे एक्टर गुजारा करते हैं या टेक्नीशियन गुजारा करते हैं सर? कभी जाएंगी? हमारी मैडम ने कहा कि कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कुछ नहीं। एक दूसरे से कॉल करते हैं कि मुझे कुछ पैसे का सहायता कर दो, अगले महीने दे देंगे, लेकिन वो फिक्स नहीं होता आने का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोकसभा में सर जरूर प्रधानमंत्री जी के सामने रखिए कि हम एक्टरों के लिए एक पेमेंट, एक जो लेबर इसका मनीष जी आप बैठिए, इसका एक तरीका है सर, जो सिस्टम है काम उसी से होगा। ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को इतनी डिटेल में बातें नहीं पता होती,
आप जो भी एसोसिएशंस हैं उनका एक रिप्रेजेंटेशन कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है। पहले तो जब ये संहिता जब डिटेल में आप पढ़ लें, उसको देख लें, है ना, उस पर काम शुरू हो जाएगा। अगर उसमें उसके बाद जो कमियां अगर हमें दिखती हैं उसमें कुछ, तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम दे सकते हैं सरकार के पास कि भाई ये इसमें और कमी है, ये सुधारों की और आवश्यकता है इसमें। बिल्कुल सुधारों की जो एक क्रिया होती है ना, वो कहीं रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, वो एक रेगुलर प्रक्रिया है वो सुधार Sir, may I की। ask a question, please? Sir, may I ask a question, please? जी। Hi, sir. I'm an editor and I'm representing the Association of Film and Video Editors. So, question about the SOPs and the regulations. What I find generally is a flaw in the way that we receive as editors, we receive our regulations, is that as an editor, I am expected to implement it individually. Versus the implementation happening from the power center downwards, which is the producers downwards. The onus becomes, the onus can't be on me as an individual editor to implement the regulations. So I just wanted to know, will there be any checks and balances of these kind? Like, will there be more pressure on the producers to implement these regulations? डिटेल एज आई टोल्ड यू, डिटेल जो है इसकी अभी आनी बाकी है हम लोगों के पास, और जब ये डिटेल आ जाएंगी तब एग्जैक्टली जो है सिचुएशन बहुत सारी क्लियर हो जाती है ना। लेकिन ये बनाया जो रूल्स सारे बनाए गए, श्रम जितने कोड आए हैं चारों, ये सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम सबकी जो भी श्रमिक है, वो चाहे किसी भी फील्ड का क्यों ना हो, किसी भी फील्ड में काम क्यों ना करता हो, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, उसके लिए आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बनाया गया है। और अभी जैसा मैंने कहा, सुधारों की कभी ना तो कोई कमी होती है ना कोई, वो एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। और समय के हिसाब से, जैसे समय काल और परिस्थिति के अनुसार हमारा जो कर्तव्य होता है ना, इसी तरह से समय काल और परिस्थिति के अनुसार सुधार होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। आज जिन बातों की हमें पहले नहीं ज़रूरत थी, आज हमें उन बातों की ज़रूरत है, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, ये सुधार होने आवश्यक है ना। तो ये जब डिटेल में सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी, उस वक्त हम इनको रिप्रेजेंटेशन अपने भेज सकते हैं कि नहीं, इसमें ये चीज़ें हमें और चाहिए बेसिकली। सर मेरी रिक्वेस्ट है, दूसरे के पास वर्कर मुन्ना खड़े हो जाओ जरा। धन्यवाद सर। तुम्हारा नाम भी मुन्ना है, बातें भी मुन्ने के जैसी करते हो। धन्यवाद सर। वाला ब्रेक आप ही ने दिया था। सर सवाल ये उठता है कि अगर एक प्रोड्यूसर के पास अगर पैसा बाकी है वर्कर का, तो वर्कर प्रोड्यूसर के पास जाएगा, वो नहीं देगा, उसके बाद वो क्या काम करेगा, लेबर डिपार्टमेंट में जाएगा, लेबर डिपार्टमेंट प्रोड्यूसर को वर्कर को बुलाएगा, समझौता कराएगा, समझौता नहीं हुआ तो वो भेज देगा लेबर कोर्ट में, लेबर कोर्ट के बाद मामला जाएगा हाई कोर्ट। प्रोड्यूसर अगर जीता तो कोई बात नहीं, अगर वर्कर जीता तो कोई ना कोई एक हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में मामला नहीं सॉल्व हुआ तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से ये मामले जो है पेंडिंग हो जाएंगे सारे। सर इसके लिए आपने क्या सोचा है? पहले की वर्किंग में और अब आज की वर्किंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आप कोई सा भी डिपार्टमेंट उठाकर देख लीजिए, मैं फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं कर रहा, अदरवाइज भी बात कर रहा हूँ। एक तो सारा कुछ इतना ज़्यादा डिजिटल हो गया है। अब कई बार हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हफ्तों लग जाते थे, अब हम 2 सेकंड में बैठते हैं कंप्यूटर पे और अपना रजिस्ट्रेशन भी हमारा कुछ चीज़ों का ऐसे ही हो जाता है। तो और अब क्या होता है, एक सरकार की नीयत होती है। ये जो सरकार है इसकी नीयत बिल्कुल अलग है। इसकी नीयत ये है कि जो इन्होंने अगर ये बिल लेकर आए हैं, कोर्ट इन्होंने लेबर कोड इन्होंने शुरू किए हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेक्ट हो। बेसिकली नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। सर सवाल ये उठता है, डिपेंड करता है। एक मिनट, ये धर्मेंद्र जी हैं, न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ये सवाल पूछेंगे जी। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा इशू यही है कि रेफरेंस का पावर ही कमिश्नर साहब के पास नहीं है, और ये कमिश्नर साहब तक को नहीं पता है। अभी 15-20 दिन या 1 महीना पहले पद्मिनी कोल्हापुर से सेलिब्रिटी गई थी वहाँ। सर 2 ढाई घंटे बैठी, शायद पूनम जी को पता होगा, ढाई घंटे सेलिब्रिटी इंतजार कर रहे हैं। वहाँ का लेबर कमिश्नर, उनको पता नहीं है कि 17(2) क्या है। जा करके सर कोर्ट में चैलेंज हो रहा, 5 साल मुकदमा चलने के बाद पता चल रहा है कि लेबर कमिश्नर के पास पावर नहीं। अभी तक ये हाल एज आई सेड इट कि अभी में आज से पहले तक, मतलब कुछ दिनों से पहले तक और अब में फ़र्क होगा, वर्किंग में बहुत फ़र्क होगा। बिकॉज एक तो हमारे जो सरकार के चीफ हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका वर्किंग हम सब ने देखा है, और दूसरा जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, ही इज़ अ वेरी अपराइट ऑफिसर, और वो उसी वक्त काम करने में बिलीव करते हैं वो। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें
एज आई सेड इट कि हो सकता है थोड़ा बहुत समय लगे ज़रूर, लेकिन इनका मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आपने कहा था आप मेरे साथ बॉम्बे चलेंगे, तो आप कब चल रहे हैं बॉम्बे? ही सेड इनको ये जो लॉज हैं इनको इम्प्लीमेंट हो जाने दो, मैं फरवरी एंड में आपके साथ तब चलूँगा जब मैं सबको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। और जब वो आएंगे तो आई एम श्योर कि यहाँ जितने जो भी लोग होंगे लेबर डिपार्टमेंट के, वो सारे के सारे यहाँ बैठे होंगे। ठीक है, बहुत They will hear everything, है ना? और वो एज आई सेड इट बहुत अपराइट ऑफिसर हैं वो, और सब कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। और एज आई सेड इट डिजिटल मीडिया हो गया है अभी सारा कुछ, अब उतना समय नहीं लगता जिस तरह से पहले समय लगे करता था, और इस सरकार में नहीं लगेगा बिल्कुल। सर लोकसभा में जब आपने बोला था, मैंने पूरी स्पीच देखी है, ये संहिता भी पूरी पढ़ी है, आपको बहुत बहुत बधाई, इन सारे लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन सर मैं पत्रकार यूनियन से हूँ, तो एक हमारे पत्रकार बिरादरी का एक सवाल है सर, ये जो संविधान जो संहिता आई है इसमें बहुत सारे कानून आपने बदले हैं, मजबूत किए हैं, लेकिन क्षमा चाहूँगा सर, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1955 को आप लोगों ने कमजोर किया। 1955 को? जी सर। इसका मुझे अगर आप एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, बिकॉज इसमें इस बारे में मुझे अभी तक इतना नहीं पता है, तो मैं आई बी वेरी थैंकफुल टू यू। इम्प्लीमेंटेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, पीएम साहब तो नहीं आएंगे लोकल लेवल पे। मैं आपके कार्यकाल में केवल इतना जानना चाहता हूं कि ये जो करप्शन है या जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये 1-2% भी कम हो जाएगा तो आप इतिहास बन जाएंगे। तो आपका आसान्वित है कि इसमें कुछ न कुछ बदलाव होगा? कानून तो 70 साल से बनते आ रहे हैं। हाँ, कानून 70 साल से बनते आ रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पिछले 2 साल में या 1.5 साल में या पिछले 2014 से अगर आप लगाएं, जब से आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, तब से चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, ये बताइए मुझे आप। आज इतने पुराने कानून अभी हमने पिछले सेशन में जी नहीं आए, होता क्या है? नहीं सर, ये मत कहिए प्लीज मत कहिए। उन्होंने सवाल पूछा है, उनको पूछने दीजिए और मुझे उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। आज इस पिछले डमी इफेक्ट्स एसोसिएशन, सर हम लोग बहुत थिन लाइन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग डील करते हैं गन्स में, एक्सप्लोजन्स में, स्मोक्स में, फायर में। तो हमारे साथ क्या हुआ था कि हमारे पास गन्स है जो हम लोग को खरीदनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जो मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से। सर हमारे 2016 से पहले हमारे पास गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट दिए जाते थे, आर्म्स डिपार्टमेंट से, कि यू आर सेटिस्फाइड कि ये गन्स डमी है। आज 2016 के बाद एक जीआर आया और हमारे सारे सर्टिफिकेट्स नल एंड वॉइड हो गए। उसके बाद हमने एप्लीकेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। बोलते आपको 3 गन का लाइसेंस दिया जाएगा। सर हमारे पास हजारों की क्वांटिटी में गन्स होती है, हम 3 गन का लाइसेंस लेके करेंगे क्या? अगर हमारे सब नल एंड वॉइड हो गए, हमारे जितना भी फॉरेन में जाने वाला बिजनेस था सब खत्म हो गया। हम लोग अबू धाबी जाते थे, मलेशिया जाते थे, सिंगापुर जाते थे, वो सब खत्म हो गया। तो कम से कम एटलीस्ट हमारे फिल्म लाइन के लिए तो थोड़ा एग्जम्पशन होना चाहिए हमारे लिए। हमने सर डीजीएफटी में लीगली इंपोर्ट करने के लिए, इलीगल इंपोर्ट्स हो रहे हैं बहुत, लीगली इंपोर्ट करने के लिए मैंने डीजीएफटी में परमिशन लगाई है सर। 2020 में परमिशन लगाई थी, वी आर सिटिंग 2026, अभी तक परमिशंस नहीं है। वी वांट टू डू लीगल वर्क बट इट्स नॉट हैपनिंग। इन सब के लिए थोड़ा सा सिर्फ हमारे लिए सारी बातों को ना हम इंडिविजुअली आप या हम ट्रीट नहीं कर सकते, वहाँ इंडिविजुअली हम इन चीज़ों को नहीं लेकर जा सकते। आपको जो भी आपकी जैसे फेडरेशन है उसके थ्रू आप रिप्रेजेंट करें, और फेडरेशन कैन, हम फिर फेडरेशन के साथ वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तिवारी सर, आज सिमटा में जिस तरह की बैठक की गई है FWIC के ज्वाइंट में, तो किन मुद्दों पर चर्चा किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली सिमटा में बैठक नहीं की गई, ये हाल हमने लिया।